हेलो एवरीवन, दिस इज सीएस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। गाइस, सीएस सीटी में आज करंट अफेयर के अंदर हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। करंट अफेयर के अंदर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में हम शुरू करेंगे लीगल एंड अदर अफेयर्स। लीगल एंड अदर अफेयर्स लीगल एंड अदर अफेयर्स में हम बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट पास बाय द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इन इंडिया। इसमें हम बात करेंगे किसकी? कुछ रीसेंट जजमेंट। जजमेंट का बात होता है ऑर्डर पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द ट्रिब्यूनल इन इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिया की सबसे हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया की सबसे हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है एंड द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। ये सबसे फाइनल कोर्ट, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सबसे हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सबसे हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। समझ आ गई? इंडिया इज अ फेडरल स्टेट। इंडिया एक फेडरल स्टेट है। हैज अ सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम विद 3 टायर स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुबॉर्डिनेट। इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं, इंडिया के अंदर 3 टायर स्ट्रक्चर है। जुडिशियल का क्या है? 3 टायर स्ट्रक्चर है। जुडिशियल का अगर मैं बात करूं, कोर्ट्स वगैरह हैं जो इंडिया के अंदर, जुडिशियल सिस्टम जो इंडिया में है वो क्या है? 3 टायर स्ट्रक्चर। अब किस तरह से है बात करते हैं। सबसे अपर जो होता है वो है सुप्रीम कोर्ट। सबसे अपर जो होता है वो है सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे आती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे आती है सुबॉर्डी हाई कोर्ट के नीचे आती है सुबॉर्डिनेट कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे आती है सुबॉर्डिनेट कोर्ट। तो 3 तरह से ऐसे काम होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुबॉर्डिनेट कोर्ट। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, उसके बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन The Indian Constitution provide for the provision of Supreme Court under Part 5 and Chapter 6। देखो क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है और जो चैप्टर 6 है,
हमारे संविधान का पार्ट 5 और चैप्टर 6 है, वो किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है प्रोविजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रोविजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन की बात करता है। क्लियर है? आर्टिकल, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 124 से लेके 147 तक इन पार्ट 5, आर्टिकल 124 से लेके 47 तक, 147 तक पार्ट 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे संविधान का पार्ट 5 का जो आर्टिकल 124 से लेके 147 तक है, वो डील करते हैं किससे? ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन, जुरिडिक्शन का मतलब होता है सीमा, जुरिडिक्शन, पावर एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पावर एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पावर प्रोसीजर की बात करता है। ठीक है, समझ आ गए? दूसरा बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर दी आर्टिकल 124 क्लोज 1 स्टेट दैट देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कहना चाह रहा है कि भाई आर्टिकल, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 क्लोज 1, अगर मैं आर्टिकल 124 क्लोज 1 की बात करूं तो आर्टिकल 124 क्लोज 1 कहता है स्टेट दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसमें कौन होगा? जिसके अंदर एक चीफ सीजीआई होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब लार्ज नंबर ऑफ नॉट मोर देन 7 अदर जज। भाई, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन होते हैं? एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर लार्जेस्ट अदर 7 मेंबर होके यहाँ पर चलते हैं, अदर 7 मेंबर होके यहाँ पर चलते हैं। द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जुरिडिक्शन जो सीमा है, द जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन ब्रॉडली बी कैटेगराइज्ड इनटू ओरिजिनल जुरिडिक्शन, अपीलेट जुरिडिक्शन, एडवाइजरी जुरिडिक्शन। जो जुरिस्डिक्शंस है, जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, वो 3 भागों में डिवाइड की गई है। पहला ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस, दूसरा अपीलेट जुरिस्डिक्शंस, तीसरा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शंस। तो इन 3 पार्टों के अंदर इसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। क्लियर है? समझ आ गई? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये आपको बड़ा ध्यान से पढ़ना है अच्छे से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंडिया की सबसे हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है, सबसे हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक बात करता है ऑर्गेनाइजेशन, पावर, इंडिपेंडेंस, जुडिक्शन, प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वही जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है और चैप्टर 6 है, वो प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है इंडिया। और अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं, एक सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 7 अदर मेंबर है। और इसको 3, जो इसकी जुरिडिक्शन है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला ओरिजिनल जुरिडिक्शन, दूसरा अपीलेट जुरिडिक्शन, तीसरा एडवाइजरी जुरिडिक्शन। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
सुप्रीम कोर्ट। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जज बिल 2019, अगर मैं बात करूं, एक बिल आया था सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जज बिल, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जज बिल 2019 में आया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो जज की स्ट्रेंथ थी, नंबर ऑफ जज को इंक्रीज कर दिया गया था। इन्होंने 4 नए जज जो थे उनको ऐड किया था। उन्होंने क्या किया था, 4 न्यू जज को ऐड किया था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 नए जजेस को ऐड किया था। इट इंक्रीज द जुडिशियल स्ट्रेंथ। पहले क्या थी, पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर 31 जज हुआ करते थे, 31 जज हुआ करते थे, जिसको इंक्रीज करके इन्होंने कितना कर दिया, 34 जज, और एक सीजीआई इसमें हो गया, इंक्लूडिंग सीजीआई। ओरिजिनली द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज फिक्स्ड एट 8, 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जज। अगर मैं ओरिजिनली बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज की स्ट्रेंथ होती है वो कितनी है, ओरिजिनल स्ट्रेंथ अगर मैं बात करूं, उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 7 दूसरे मेंबर है। अच्छा, पार्लियामेंट के पास पावर है रेगुलेट करने की नंबर ऑफ जजेस को। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। जो जज होते हैं, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट appointed by the president। जो जज होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। द सीजीआई इज अपॉइंटेड बाय दी, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, सीजीआई इज अपॉइंटेड बाय दी, जो सीजीआई है उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज ही डीम्ड नेसेसरी। सीजीआई को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन प्रेसिडेंट अपॉइंट करने से पहले सलाह लेता है, कंसल्टेशन लेता है, किससे कंसल्ट करता है, किससे, अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर एंड हाई कोर्ट के जजों से और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से क्या करता है, कंसल्टेशन करता है सीजीआई को अपॉइंट करते टाइम। The other judge are appointed by the president after consultation with the CGI, and such other judge of Supreme Court and the High Court has it deemed necessary. The consultation with the Chief Justice is obligatory in case of appointment of the judge other than Chief Justice। ये कहना चाह रहा है कि भाई जब जो इसके सुप्रीम कोर्ट के अदर जज होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन उसमें किसकी कंसल्ट ली जाएगी, सीजीआई की कंसल्ट ली जाएगी। और इसमें क्या है कि अदर जज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं या हाई कोर्ट के जज हैं वो डीम्ड नेसेसरी मानी जाएगी, ओब्लिगेटरी नहीं है, अगर ले सकते हैं तो ले, नहीं तो ले। तो इस तरह से इसकी क्या होती है, अपॉइंटमेंट होती है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट, ये काट दो, ये काट दो, ये नहीं आएगा। ये भी काट दो। अब आता है हाई कोर्ट, अब आता है हाई कोर्ट। अब आता है हाई कोर्ट।
इंडिया हैज अ कोहेसिव जुडिशरी सिस्टम एंड द सुप्रीम कोर्ट इज द अपर कोर्ट। सब इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी हाईएस्ट कोर्ट जो है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट के नीचे, सुप्रीम कोर्ट के नीचे आती हैं क्या? हायर कोर्ट, हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट क्या होती है वो बात करते हैं। हाई कोर्ट इज द सुप्रीम जुडिशियल बॉडी इन अ स्टेट। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। और एक स्टेट की सबसे सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो होती है हाई कोर्ट। स्टेट की सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी होती है? हाई कोर्ट होती है एक स्टेट की, है ना। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 214, हर एक स्टेट ऑफ इंडिया की शैल हैव अ हाई कोर्ट। आर्टिकल 214 बोलता है, आर्टिकल 214 बोलता है कि भाई ईच स्टेट ऑफ इंडिया, ईच स्टेट ऑफ इंडिया shall have a हाई कोर्ट। हर एक स्टेट की क्या होगी? हाई कोर्ट होगी। क्लियर है? इट इज द फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हाई कोर्ट होती है, हाई कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रिटेटर, फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आखिरी क्या है? इंटरप्रिटेटर है। आर्टिकल 215 से लेके आर्टिकल 215 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट एवरी हाई कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव द पावर ऑफ सच कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर ऑफ पुनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है। आज पर आर्टिकल 214 और आर्टिकल 26 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो हाई कोर्ट है उसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोला जाएगा। और हाई कोर्ट के पास वो सारी पावर है जो एक कोर्ट के पास होती हैं। पावर ऑफ कोर्ट, ऑल द पावर ऑफ अ कोर्ट, कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी पावर होती है वो हाई कोर्ट के पास है। और उसके पास पावर टू पुनिश है। अगर कोई उसकी तौहीन करता है, कोर्ट की कोई कंटेम्प्ट करता है, तो उसको पुनिशमेंट करने की पावर भी किसके पास है? कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास है। एवरी हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट के अंदर कौन होता है? अगर मैं बात करूं, हाई कोर्ट के अंदर होता है चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट के अंदर कौन होता है? चीफ जस्टिस। और कौन होता है? अदर जज, अदर जज। हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस होते हैं एंड अदर जज होते हैं, जिनको कौन अपॉइंट करता है? एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम नेसेसरी टू अपॉइंट। जिनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। इंडिया के अंदर 25 हाई कोर्ट है। There are following 25 High Court in India, 3 having control over more than one state. 3 हाई कोर्ट ऐसी हैं जिसके ऊपर एक से ज्यादा स्टेट का क्या है? कंट्रोल है। दिल्ली हैज द हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन अमंग द यूनियन टेरिटरी। अगर मैं बात करूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गई, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट हो गया, बॉम्बे हाई कोर्ट हो गया, कलकत्ता हाई कोर्ट हो गया, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट हो गया, गुजरात हाई कोर्ट हो गया, गुवाहाटी हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पटना, पंजाब एंड हरियाणा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड। इनकी क्या है? इनकी है हाई कोर्ट है। क्लियर है? समझ आ गया। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। अब आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। क्या होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल?
एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 बनाया था। दी enactment of the enactment of Administrative Tribunal Act 1985. The enactment of Administrative Tribunal Act 1985 open a new chapter in the sphere of administering justice to aggrieved government servant। ये कहना चाह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट बना था जिसमें क्या कहा गया था कि भाई लोगों को जस्टिस दिया जाएगा। अगर गवर्नमेंट का कोई सर्वेंट है, एग्रीव्ड सर्वेंट है, तो उसको क्या दिया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट ऑन इट इज ओरिजिन टू द आर्टिकल 323A। आपसे पूछ सकता है जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट है ये कहां से आया। ये आर्टिकल 323A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आया। ये क्या पर्पस क्या था, इसका पर्पस क्या था, इस एक्ट को लाने का पर्पस था एडमिनिस्टर करना टू द एग्रीव्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, टू द एग्रीव्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। Tribunal Act on it is origin to Article 323A of the Constitution, which empowers central government to set up by an act of parliament। ये किसके द्वारा सेटअप किया जाता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर एडजुडिकेटिंग ऑफ डिस्प्यूट एंड कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पीपल अपॉइंट टू द पब्लिक सर्विस। मान लो किसी लोग का, किसी पर्सन का मान लो क्या था, कोई जॉब वैकेंसी निकली गवर्नमेंट की। अब उसके रिगार्डिंग अगर कोई डिस्प्यूट है रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग या कंडीशन ऑफ सर्विस के रिगार्डिंग, अगर आपका कोई डिस्प्यूट है तो आप कहां केस फाइल कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर। क्लियर है। एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ यूनियन एंड स्टेट। भाई गवर्नमेंट सर्वेंट की अगर किसी भी तरह से कोई डिस्प्यूट है कि भाई मुझे सैलरी अच्छी नहीं मिल रही, मेरे साथ इस तरह से बिहेव हो रहा है, या मेरी रिक्रूटमेंट इन्होंने ढंग से नहीं की, या मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो वो कहाँ जा सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर जा सकता है। इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन कंटेन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेटअप अंडर it is exercise original jurisdiction in respect of service matter of employee covered by it। मतलब बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल था इसको क्यों लाया गया था, इसको लाया गया था अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई के कोई मैटर है सर्विस से रिलेटेड है ना, उनको क्या करने के लिए, उनको एडमिनिस्टर करने के लिए, उनको सुनने के लिए। द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेटअप अंडर इट इज exercise original jurisdiction in respect of service matter of employee covered by it। As a result of judgment dated 18 March 1997 of the Supreme Court, the appeal against the order of administrative tribunal shall lie before the division bench of the High Court। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का अगर कोई ऑर्डर आता है, समझ आ गई, उसके अगेंस्ट अपील आप कहां फाइल करोगे, उसके अगेंस्ट अपील आप फाइल करोगे हाई कोर्ट में। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को क्यों लाया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को लाया गया था ताकि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, अगर उनकी किसी भी तरह से अपनी सर्विस से रिलेटेड, अपनी सैलरी से रिलेटेड, अपनी जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन से रिलेटेड कोई झगड़ा है, कोई कंप्लेंट है, कोई डिस्प्यूट है, तो वो केस फाइल कर सकते हैं कहाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर।
समझ आ गई। द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्सरसाइज जुरिडिक्शन ओनली इन रिलेशन टू द सर्विस मैटर ऑफ अ लिटिगेंट कवर्ड बाय द एक्ट। ये सिर्फ किन मैटर से रिलेटेड है? सर्विस मैटर से रिलेटेड है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सर्विस मैटर से रिलेटेड ही मुद्दों को ये क्या करती है? सुनती है। द प्रोसीजर सिंप्लिसिटी ऑफ एक्ट कैन बी appreciated from the fact that the aggrieved person can also appear before it personally। आपको अगर केस फाइल करना है, मान लो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपकी कोई सर्विस से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, आपको केस फाइल करना है, आपको किसी वकील को भी, किसी लीगल काउंसिल को भी हायर करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या होता है, कोर्ट्स के अंदर आप केस फाइल करने के लिए वकील को हायर करते हो ना, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट वे क्या है कि अगर आपका केस है, पर्सनली भी क्या हो सकते हो, अपने केस को लेके प्रेजेंट हो सकते हो। द गवर्नमेंट कैन प्रेजेंट इट इज केस थ्रू इट इज डिपार्टमेंटल ऑफिसर और लीगल प्रैक्टिशनर। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी एम्प्लॉय का जो अगर केस है वो उसके डिपार्टमेंटल जो हेड होता है, ऑफिसर होता है, उसके थ्रू, या फिर कोई लीगल प्रैक्टिशनर है उसके थ्रू क्या कर सकती है? प्रेजेंट करवा सकती है। Thus, the objective of tribunal is to provide for the speedy and inexpensive justice to the litigant। इस जो ये ट्रिब्यूनल है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है, इसका मेन मकसद क्या है, मेन पर्पस क्या है कि गवर्नमेंट जो सर्वेंट होते हैं, जो लिटिगेंट्स होते हैं, उनके अगर कोई केस है उसको जल्दी से और ज्यादा पैसे उसके ना लगे, इनएक्सपेंसिव वे में उसको न्याय दिलाया जाए। The Act provides for the establishment of Central Administrative Tribunal and State Administrative Tribunal। ये कहना चाह रहा है कि भाई इस एक्ट के अंदर अगर मैं बात करूं, जो ये एक्ट हमने पढ़ा अभी, इस एक्ट के अंदर ये बात करता है कि ये सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की एस्टेब्लिशमेंट करेगा। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, उसको सेटअप किया गया था 1 नवंबर 1985 के अंदर। उसको कब सेटअप किया गया था? 1 नवंबर 1985 को। There are 17 bench and 21 circle bench in the Central Administrative Tribunal। अगर मैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करूं, आपसे पूछ सकता है, बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, ये ओएमआर में आ सकता है। बताओ कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में कितनी बेंच है? 17 बेंच है। और कितने सर्कल बेंचेस हैं? 21 सर्कल बेंचेस हैं। In addition to the ministry and the Department of Central Government of India has notified about the 214 organization under section 14 subsection 2। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई कौन कौन से, किन किन डिपार्टमेंट से, किन किन मिनिस्ट्री से रिलेटेड, मतलब गवर्नमेंट ने इस एक्ट के अंदर, अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री से रिलेटेड, अगर कोई डिस्प्यूट है, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के किसी एम्प्लॉय से रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में से किसी एम्प्लॉय से रिलेटेड, और ऐसे करके 214 ऐसे डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है जिनको क्या किया गया है, इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के अंदर क्या किया गया है? नोटिफाई किया गया है, जो इसकी जुरिडिक्शन में आते हैं। समझ आ गई? क्लियर है? और इस एडमिनिस्ट्रेटिव, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो प्रिंसिपल बेंच है वो कहाँ पे है? वो दिल्ली के अंदर है। कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। अब बात करते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंपनीज एक्ट के लिए, कंपनीज एक्ट के जितने भी मैटर होते हैं, कंपनीज एक्ट, आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आपका एनसीएलटी से बहुत ही एक जबरदस्त रिलेशन रहेगा। आप जब सीएस बन जाओगे, आप प्रैक्टिस में आ जाओगे, आप जब प्रैक्टिस में आओगे या फिर आप किसी कंपनी में जाओगे, अगर उनका कोई मैटर है तो एनसीएलटी में आप बहुत बाहर जाना आपका होगा। एनसीएलटी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी एनसीएलटी में केस लड़ सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी एनसीएलटी में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये आपके लिए एक क्या है, ये आपका कोर एरिया मान लो। कंपनीज एक्ट के जितने भी मैटर हैं सारे के सारे कहाँ लड़े जाते हैं? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर लड़े जाते हैं। अगर मैं एनसीएलटी की बात करूं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बात करूं, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूट नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन कौन सा है? 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। 1 जून 2016 में इसको क्या किया गया था? सेटअप किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। In the first phase of the Ministry of Corporate Affairs has set up 11 bench, 1 principal bench as New Delhi and the 10 bench in New Delhi। मतलब
अगर मैं इनिशियली बात करूं 1 जून 2016 को इनिशियली 11 बेंचेस को क्या किया गया था, सेटअप किया गया था, जिसमें प्रिंसिपल बेंच थी जो कि दिल्ली में है और 10 दूसरी बेंच थी जो कहाँ है, न्यू दिल्ली है, अहमदाबाद है, इलाहाबाद है, बेंगलुरु है, चंडीगढ़ है, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। These bench will be head by the president and 16 judicial member and 9 technical member at different location। और इन बेंच को कौन हेड करता है, इन बेंच को हेड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, 16 जुडिशियल मेंबर के द्वारा, 9 टेक्निकल मेंबर एट डिफरेंट लोकेशन। क्लियर है। अब आता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, अब इसकी बात करते हैं। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होती है ना, इसको मान लो आप हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, इसको मान लो हाई कोर्ट। एक तरह से हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहाँ जाती है, सुप्रीम कोर्ट में। तो इसी तरह से एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर किसी को अपील फाइल करनी है तो वो जाती है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर हियरिंग द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील एनसीएलएटी में जाती है, अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाती है। इसको भी कब बनाया गया था, इसको भी बनाया गया था 1 जून 2016 के अंदर। NCLAT is also the appellate tribunal for hearing the appeal against the order passed by NCLAT under section 61 of the IBC। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर जो NCLAT ऑर्डर पास करता है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील कहाँ फाइल होती है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील फाइल होती है appellate tribunal के अंदर। NCLT is also the appellate tribunal to hear and dispose of appeal against any direction, issue and decision made by the Competition Commission of India। CCI, Competition Commission India ने कोई ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील कहाँ फाइल होती है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी NCLT में अपील फाइल होती है। तो NCLT की अगर मैं बात करूँ, कंपनी लॉ के मैटर, IBC के मैटर, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई भी ऑर्डर पास हुआ है तो उनके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहाँ फाइल होती है, उनके ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील फाइल होती है वो फाइल होती है किसको, अपीलेट ट्रिब्यूनल में। क्लियर है, समझ आ गई। इससे आगे बात करते हैं किसको,